मेरे YouTube चैनल आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वालों के लिए आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक शब्द भेद को एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी भाषा में जो इतने सारे शब्द हैं, उनको आखिर किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? उन्हें हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं? देखिए, इसे समझना व्याकरण की नींव रखने जैसा है। तो बात ऐसी है कि हिंदी के शब्दों को मुख्य तौर पर 4 आधारों पर बांटा जाता है। एक तो रूपांतर के आधार पर, फिर रचना, उत्पत्ति और वाक्य में प्रयोग के आधार पर। ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर हम व्याकरण और एग्जाम की नज़र से देखें तो सबसे ज़रूरी है रूपांतर के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हम शब्दों के वर्गीकरण से शुरू करेंगे, फिर विकारी और अविकारी शब्दों को समझेंगे। इसके बाद हम संज्ञा और उसके प्रकारों पर फोकस करेंगे। ये भी देखेंगे कि संज्ञा का रूप कैसे कैसे बदलता है, और आखिर में वाक्य बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कारक, उसे भी समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शब्द का एक परिचय। देखिए, किसी भी टॉपिक की गहराई में जाने से पहले उसकी एक बड़ी तस्वीर को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने अभी बात की, ये वो 4 मुख्य आधार हैं। रूपांतर के हिसाब से शब्द विकारी और अविकारी होते हैं, रचना के हिसाब से रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आज हम अपना पूरा ध्यान पहले वाले आधार यानी रूपांतर पर ही रखने वाले हैं। अब आते हैं रूपांतर पर। इस आधार पर शब्दों को 2 बहुत बड़े परिवारों में बांटा गया है। एक है विकारी और दूसरा अविकारी। और ये जो विभाजन है ये हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मौलिक विभाजन है। अच्छा, विकारी और अविकारी में फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक की वजह से कोई बदलाव यानी विकार आ जाता है, जैसे कि संज्ञा और क्रिया। वहीं दूसरी तरफ अविकारी शब्द वो हैं जो किसी भी हालत में नहीं बदलते, जैसे क्रिया विशेषण। और हाँ, जब वाक्य विश्लेषण वाले सवाल आते हैं तो ये अंतर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम विकारी शब्दों में से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पर ध्यान देंगे, और वो है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा तो हम सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं। बहुत सीधी और सरल है। किसी भी वस्तु, भाव या जीव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये व्याकरण का वो आधार है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से ये 5 भेद होते हैं, और परीक्षा के लिए इन 5 को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जो किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में बताए, जैसे कि राम, दिल्ली या गंगा। ये नाम किसी एक की ही पहचान होते हैं। और इसके ठीक उलट जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही तरह की सभी चीजों या प्राणियों के बारे में बताती है, जैसे लड़का, शहर या नदी। ये एक पूरी जाति या वर्ग को दिखाती है। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी समूह या समुदाय के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए सेना, कक्षा या भीड़। द्रव्यवाचक संज्ञा से हमें किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का पता चलता है जिसे हम माप या तौल तो सकते हैं पर गिन नहीं सकते, जैसे सोना, पानी या तेल। और आखिर में है भाववाचक संज्ञा। ये किसी गुण, अवस्था या भाव को बताती है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे सुंदरता, क्रोध या बचपन। याद है ना, हमने बात की थी कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसका मतलब है कि इसका रूप बदल सकता है, और ये बदलाव मुख्य रूप से 2 वजहों से होता है, लिंग और वचन। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का पता चलता है, और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का पता चलता है। और ठीक इसी तरह हिंदी में वचन भी 2 ही होते हैं, एक वचन जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, और बहुवचन जो एक से ज्यादा के बारे में बताता है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और परीक्षा के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक पर, वो है कारक। कारक ही हमें ये बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से, खास तौर पर क्रिया के साथ क्या रिश्ता है। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, और हर कारक का अपना एक विभक्ति चिन्ह होता है जिसे परसर्ग भी कहते हैं।
कर्ता ने से लेकर संबोधन हे तक, इस पूरी तालिका को याद करना यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस चर्चा के आखिर में एक सवाल आपके लिए। संज्ञा, लिंग, वचन या फिर कारक, इनमें से कौन सा नियम आपको अपनी तैयारी में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरती गुरुकुल।